नमस्कार। सभी श्रोतृगण को मेरा हार्दिक प्रणाम। आयुर्वेद व्यासपीठ के इस दैनंदिन उपक्रम में जिन्होंने सहभाग लिया, जिन्होंने योगदान दिया, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं। और ये आयुर्वेद व्यासपीठ की दैनंदिनी में QR कोड से अलग अलग प्रकार के व्याख्यानों का आयोजन करने की जो ये नई संकल्पना मुंबई व्यासपीठ शाखा ने जो की है, उस मुंबई व्यासपीठ शाखा का भी मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूँ। किसी भी अध्ययन करने से पहले आज जो व्यासपीठ ने मुझे यहाँ एक विषय दिया है, वैदिक क्षमत्व और अष्टौ निंदित जो पुरुष बताया है ग्रंथों में, उनके बारे में कुछ बातें करना, चर्चा करना, यह विषय दिया है। थोड़ा अलग प्रकार का विषय है, थोड़ी अलग दृष्टि से उसको देखेंगे। और कुछ भी अध्ययन करने से पहले भगवान धन्वंतरि को हम प्रणाम करेंगे। भगवान धन्वंतरि आप सबका आरोग्य अच्छा रखो, आप सबका वैदिक क्षमत्व अच्छा रखो, ये प्रार्थना भगवान धन्वंतरि के पास मैं करता हूँ। चलो थोड़ा आगे जाएंगे। जो आज जो विषय दिया है उसका नाम है अष्टौ निंदित। और ये जो अष्टौ निंदित शब्द जो आया है, क्या है ये अष्टौ निंदित पुरुष प्रकरण? इसके बारे में थोड़ा सा विचार करने के बाद ऐसा मेरे समझ में आया कि ये जो अष्टौ निंदित प्रकरण चरक संहिता में दिया है, उसमें थोड़ा सा मुझे वैदिक क्षमत्व के बारे में भी कुछ ना कुछ बातें उसमें दिखाई दे रही है। 8 टाइप्स ऑफ अनडिजायरेबल पर्सनालिटीज, जिनका शरीर की रचना थोड़ी अलग प्रकार की हो गई है, चिकित्सा में दिक्कतें आ रही है, ऐसे कुछ पेशेंट्स का वर्णन इसमें जो किया है, बड़ी आधुनिकता से किया है। आधुनिकता से मैं शब्द प्रयोग इसलिए कर रहा हूं कि आधुनिक साइंस में एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हार्मोनल चेंजेस के कारण होने वाले बहुत सारे परिणाम, इन सभी का एक साथ कहीं वर्णन मिलता है, तो ये इस अध्याय में मिलता है। क्या है ये इम्यूनिटी के बारे में हम बात कर रहे हैं, आप सभी को पता है। अभी कोविड के कारण ये 1.5-2 साल में पूरे दुनिया में इम्यूनिटी के ऊपर चर्चा हो रही है। इम्यूनिटी बूस्टर्स ऐसा करके बहुत सारी दवाइयाँ भी बाजार में आ रही है। ये जो है कि एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट पर्टिकुलर इन्फेक्शन और टॉक्सिन, और उसको प्रतिकार करने के लिए जो एंटीबॉडीज लगती है, उसकी शरीर में होने वाली उनकी फिजियोलॉजी, ऐसा बहुत सारे आधुनिक शास्त्र में उसका विचार किया है, आप सभी को पता है। आधुनिक शास्त्र में जो इनेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, उसमें भी एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के प्रकार, इसका भी सभी लोगों ने अपने अभ्यास जरूर किया होगा। मॉडर्न साइंस ने भी इसमें जिनकी लो इम्यूनिटी है, उनके कुछ डिसीजेस वर्णन किए। जो जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम सेंसिटिव है, थोड़ा सा कुछ बदलाव आने के बाद इमीडिएटली बहुत ज़्यादा काम करने लगती है इम्यूनिटी सिस्टम, जैसा कुछ एलर्जिक रिएक्शंस हो, इसके बारे में भी कुछ डिसीजेस बताए। और आप सभी को पता है कि ऑटो इम्यून डिसीजेस हमेशा ज़रूरत से ज़्यादा तो काम करती है, लेकिन वो अपने ही शरीर के नॉर्मल सेल्स के ऊपर, नॉर्मल ऑर्गन्स के ऊपर वो अटैक करने लगती है। बहुत सारे उसमें भी डिसीजेस है। ये श्वित्र से लेकर अलग अलग प्रकार के स्किन डिसीज हो, अर्थराइटिस से लेकर जैसा SLE बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे डिसीज उन्होंने ऑटो इम्यून डिसीज में कहा है। मॉडर्न साइंस ने जेनेटिक का बहुत विश्लेषण किया है। जीन्स में म्यूटेशन होने के कारण क्या क्या होता है, इसके बारे में मॉडर्न साइंस में मिलता है। हेरिडिटरी कारण क्या क्या है वो भी मिलते हैं, और हार्मोन्स में बदलाव होने के कारण क्या क्या होता है, उसकी भी चर्चा आधुनिक शास्त्र ने की है। इनडायरेक्टली ये सभी बदलाव हमारी वैदिक क्षमत्व के ऊपर काम करते हैं। आयुर्वेद में तो वैदिक क्षमत्व के बारे में कुछ लिखा नहीं, ऐसा नहीं है, आप सभी को पता है। बहुत सारे रेफरेंसेस ऐसे मिलते हैं। वैदिक क्षमत्व ये शब्द ही ऐसा बताते समय ग्रंथकार कहते कि व्याधि बल विरोधित्वम। देखो क्या करते हैं, 2 टाइप का वैदिक क्षमत्व वर्णन कर रहे हैं, व्याधि बल विरोधित्वम और व्याधि उत्पाद प्रतिबंधकत्वम। व्याधि के अगेंस्ट लड़ने के लिए भी हमारा शरीर अच्छा करना चाहिए, और व्याधि होनी ही नहीं चाहिए उसके लिए हम क्या प्रतिबंध कर सकते हैं, और उसके जो जो बहुत सारे प्रकार है, सहज है, कालकृत है, युक्तिकृत है, ये जो ग्रंथकारों ने बताया है,
सहज में शरीर सत्व का अधिक विचार करना है, कालकृत में ऋतु विभागजम वयम कृतम, ऋतु के कारण वय के कारण कैसे बदलाव हो रहे हैं, और युक्तिकृत में आहार का, डाइट मैनेजमेंट, लाइफस्टाइल मैनेजमेंट, इनका विचार ज़्यादा किया है। कुछ औषधि द्रव्यों का भी प्रयोग करने को उन्होंने बोला है। तो ये जो अष्टौ निंदित अध्याय जो है, ये अष्टौ निंदित अध्याय का चरक संहिता सूत्र स्थान 21वें अध्याय है। पहले सब अलग अलग प्रकार के विशिष्ट क्रम से चरक ग्रंथकार जा रहे, क्लासिफिकेशन दिया है। उसके बाद महारोगों के बारे में बातें बताई है, कैसा उनका क्लासिफिकेशन करना है, और उसके बाद 8 टाइप्स ऑफ अनडिजायरेबल पर्सनालिटीज, अष्टौ निंदितीय पुरुष, इसका वर्णन करना उन्होंने शुरू किया है। ये सब वर्णन पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि चरकाचार्य भी क्या कर रहे हैं। उस समय भी उन्होंने कितना रिसर्च था उस समय, ऐसा ये हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जेनेटिक, हेरिडिटरी, एंडोक्राइनल डिसऑर्डर्स के बारे में कुछ ना कुछ उस समय भी बहुत पेशेंट रहते होंगे, इसलिए उन्होंने उसमें ये प्रकरण दिया है। इसमें क्या किया है, हाइट, बॉडी हेयर, स्किन कॉम्प्लेक्शन और बॉडी मास, ये 4 बेस पकड़ के उनके 2-2 प्रकार के उन्होंने पर्सनालिटी वर्णन करने की कोशिश की है। आप सभी ने जो श्लोक पढ़ा होगा तो उसमें तो आया ही होगा, आपको सबको पता है। अति दीर्घश्च, अति ह्रस्वश्च, अति लोमच, अलोमच, अति कृष्णश्च, अति गौरवश्च, अति स्थूलश्च, अति कृशश्च। देखो 4 प्रकार के पेयर्स बताए उन्होंने। अति दीर्घ, अति ह्रस्व, देखो शब्द प्रयोग भी कैसे करते हैं, दीर्घ उच्चार किया, ह्रस्व उच्चार किया, दीर्घ ह्रस्व किया, कुछ ना कुछ तो अति प्रवृत्ति है। ह्रस्व कहीं ना कहीं तो ऑब्स्ट्रक्शन भी है, कहीं ना कहीं तो डिजेनरेशन भी हो सकता है। अति लोम, अलोम, अति कृष्ण, जरूरत से ज्यादा कृष्णत्व आने लगा है, और अति गौरव, जरूरत से ज्यादा गोरापन भी आ रहा है, और ये ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन है, कृशत्व है। इसके बारे में तो आप सब लोग रोज अलग अलग प्रकार के पेशेंट देखते हैं। वजन कम करने के लिए भी आपके पास पेशेंट आते हैं, और वजन बढ़ाने के लिए भी पेशेंट बहुत सारे आते हैं, लेकिन फिर भी उसमें और एक मॉर्बिड ओबेसिटी जैसे कुछ अलग प्रकार के प्रॉब्लम होते हैं। उसके बारे में भी चरकाचार्य ने कुछ चिकित्सा सूत्र बताए हैं। तो ये जो सब अध्याय पढ़ने के बाद एक कंक्लूजन आप सब ने मन में रखना चाहिए कि हम इम्यूनिटी का जब विचार करते हैं, आयुर्वेद के हिसाब से जब वैदिक क्षमत्व का विचार करते हैं, तो हमें अग्नि है, आहार है, विहार है, और कुछ योगा प्राणायाम व्यायाम है, डीप ब्रीदिंग है, इसके ऊपर तो हम सब फोकस कर रहे हैं। ये तो सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ही, लेकिन इस अष्टौ निंदित प्रकरण में वैदिक क्षमत्व के बारे में सोचेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें उन्होंने फोकस किसके ऊपर किया है, बॉडी प्रपोर्शन। वैदिक क्षमत्व अच्छा रखना है तो बॉडी प्रपोर्शन का भी विचार करना चाहिए। क्या कहते हैं ग्रंथकार, सम मांस प्रमाणस्तु, देखो ग्रंथकार क्या बोलते हैं, सम मांस प्रमाणस्तु सम संहननो न रहा। ये मांस का प्रमाण हो, संहनन का प्रमाण हो, ये जी प्रॉपर स्टेट में रहेगा, हाइट वेट, बॉडी वेट, ये सब अच्छा रहेगा, तो क्या होगा, दृढ़ेन्द्रियो विकाराणाम न बले न अभिभूयते। तो ये उनकी इंद्रिया भी दृढ़ रहेगी और उनको विकार भी नहीं होंगे, क्योंकि वो बताते हैं उनकी क्षमता बहुत कम रहती है। ये धूप नहीं सहन कर सकते, भूख नहीं सहन कर सकते, प्यास नहीं सहन कर सकते, ऐसा बहुत सारा वर्णन उन्होंने 2-3 श्लोक में देने की कोशिश की है। लेकिन फिर भी अंत में वो बताते हैं कि ये सब हमने वर्णन किए हैं, ये अति दीर्घ, अति ह्रस्व वगैरह सब हमने वर्णन किए हैं, लेकिन फिर भी आपको ज़्यादा फोकस करना है। तत्राति स्थूल कृशयोर्भूय एवापरे निंदिता विशेषा भवन्ति। ये स्थूल और कृश के जो कॉम्प्लिकेशन जो है उसके ऊपर जरा ज़्यादा आप फोकस कीजिए। मेरे मन में प्रश्न आया कि ऊपर ये जो पहले जो अति दीर्घ, अति ह्रस्व है, ये कृष्ण है और अति गौर है, इसके बारे में थोड़ा थोड़ा वर्णन करके छोड़ दिया उन्होंने, और अंत में स्थूलत्व और कृशत्व की चिकित्सा, स्थूलत्व और कृशत्व के कारण इसके ऊपर इस अध्याय में ज़्यादा उन्होंने फोकस कर दिया। क्यों किया होगा, ये सब आधुनिक शास्त्र में क्या बताया पढ़ने के बाद समझ में आता है। इनडायरेक्टली ये सभी जो डिसीजेस हो या बॉडी स्ट्रक्चर में चेंजेस हो या जेनेटिक हो, इनडायरेक्टली कैसे कैसे वो भार वृद्धि या
बहुत ज़्यादा कृशत्व, माल न्यूट्रिशन, सम डिसीजेस, इसके ऊपर ही वो बाद में आखिरी में कैसे आते हैं। ये पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि ये स्थूल कृशत्व इस अध्याय में उन्होंने ज़्यादा फोकस क्यों किया है। इतना ही नहीं, इसके आगे चरकाचार्य क्या है, निद्रा, इंसोम्निया। आप सभी को पता है कि निद्रा का रोल कितना इंपॉर्टेंट है। सही समय पर सही तरीके से सही निद्रा लेने से व्याधि क्षमत्व, इम्यूनिटी, इसका महत्व तो पूरे दुनिया ने अभी समझ लिया है, रिसर्च भी हुए है। और चरकाचार्य इसी अध्याय में इस निद्रा का भी वर्णन करते हैं। इसलिए मेरे हिसाब से इस अध्याय को थोड़ा अलग तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे। चिकित्सा ये तो भाग थोड़ा सा अलग है, लेकिन ऐसे पेशेंट में पूरे दुनिया में उनके सपोर्ट ग्रुप है। संख्या कम है पेशेंट की, लेकिन पूरे दुनिया में उनके सपोर्ट ग्रुप है। वहाँ हम आयुर्वेद के हिसाब से क्या योगदान दे सकते हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा सोचेंगे। और मैं ऐसा भी कहूँगा कि यह अध्याय पढ़ने से पहले मन में जो जो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग होगी वो भी हमने निकालना चाहिए। बहुत सारे मिसअंडरस्टैंडिंग लोगों में रहते हैं। सबसे पहला मिसअंडरस्टैंडिंग आता है तो निंदित शब्द के ऊपर ही आता है। हमें निंदित का अर्थ ऐसा नहीं देना चाहिए कि निंदा करो, घृणा करो, टच मत करो, किसी को छोड़ दो, उसके पास मत जाओ। ये ऐसा निंदित का अर्थ लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। बहुत ज्यादा दूषित हुआ शरीर, दूषिता, गर्हिता, ऐसे संस्कृत भाषा में उसके अलग अलग प्रकार के अर्थ हैं। मलयालम भाषा में तो उसमें निंदित शब्द के जो परिवर्तन है उसमें तो कुछ रिफ्लेक्शन, फीलिंग ऑफ शेम, ऐसे भी कुछ ना कुछ उनके संदर्भ मिल रहे हैं। और इसका मतलब इतना ही है कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। इन पेशेंट के शरीर में ऐसी विकृतियां होती है कि वो खुद ही अपने को एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स उनमें मन में बैठता है। उनको चिकित्सा देने में बहुत दिक्कतें आती है। ये हेरिडिटरी आनुवंशिकता होने के कारण उसमें पूरे दुनिया में ऐसी परफेक्ट कोई दवा भी नहीं है। रिसर्च तो चल रहा है, सर्जरी के बारे में क्या कर सकते हैं इसके बारे में भी चल रहा है, लेकिन फिर भी एग्जैक्ट कॉज, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट, 100% गारंटी ऐसा तो कोई नहीं दे रहा। इस हिसाब से थोड़ा सा इस निंदित शब्दों को देखना चाहिए। दूसरा मिसअंडरस्टैंडिंग मन से ये निकाल दीजिएगा कि इसमें जो वर्ण का बारे में बताया है, ये कोई वर्ण भेद वगैरह ऐसा नहीं कर रहे चरकाचार्य। गौर अच्छा है, कृष्ण बुरा है, या कृष्ण अच्छा है, गौर बुरा है, ऐसा बिल्कुल समझने की बात नहीं है। सभी वर्ण बहुत ही अच्छे रहते हैं। सभी वर्ण उत्तम और प्राकृत कारण से जैसे मिले हैं, जिनकी प्राकृत संप्राप्ति, प्राकृत तरीके से वो शरीर क्रिया चल रही है, वो सभी अच्छे हैं। आप सभी को पता है शरीर का जो वर्ण है उसका संबंध मेलानिन से है। इतना ही नहीं, उरस्थानम उदानस्य नासा नाभिम गलांशरेत, वाक प्रवृत्ति, प्रयत्न, ऊर्जा, बल, वर्ण, स्मृति, क्रिया, वर्ण अच्छी तरह से रखना, ये उदान वायु का भी कार्य है। ऐसा बहुत सारे चीज़ें, लेकिन ये जब प्राकृतत्व का उसके बारे में सोचेंगे तो उसमें यदि कोई विकृति हो गई, यानी जैसे ये लोग जो विषुववृत्त के पास रहते हैं, लोग जहाँ 90 डिग्री से सनरेज आते हैं, उनके शरीर में स्किन को प्रोटेक्शन करने के लिए नेचर ने ही मेलानिन सिक्रेशन कैसे बढ़ाना इसकी व्यवस्था की है। यह बहुत रेजिस्टेंस पावर, वैदिक क्षमत्व ब्लैक स्किन का बहुत अच्छा रहता है यूवी रेस से। और जैसे जैसे आप उत्तर गोलार्ध, दक्षिण गोलार्ध की ओर जाते हैं या हिमालय की ओर जाते हैं, जहाँ स्नोफॉल रहती है, सनलाइट कम है, वहाँ मेलानिन की ज़्यादा जरूरत नहीं है, तो वहाँ ऑटोमेटिकली गौरवर्ण आने लगता है। जितना जरूरी है उतना ही सही समय पर मेलानिन आएगा। टैन होना, अपनी स्किन टैन हो गई, धूप में गए स्किन तुम्हारी टैन हो गई, यह एक प्रकार का प्रोटेक्शन तो है। लेकिन कोई विषुववृत्त के पास रहता है जहाँ यूवी रेस का बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन वहाँ भी पूरा का पूरा गौरवर्ण उसको जन्म से प्राप्त हो गया, या कोई स्नो एरिया में रहता है, हिमालय जैसे एरिया में रहता है और वहाँ पूरा का पूरा ब्लैक स्किन हो गया, तो ये कोई उनके मेलानिन तैयार होने में कुछ ना कुछ तो विकृति आई है, ऑब्स्ट्रक्शन आया है, अति प्रवृत्ति हो गई है, ऐसा जो कुछ हुआ होगा उस विकृति, और वो वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट, और ये जेनेटिक म्यूटेशंस के कारण भी हुए, ऐसे जो कुछ होंगे उसके कारण ये कोई अति गौर है, अति कृष्ण है, तो उसके बारे में सोचना चाहिए। और तीसरा, छात्र वर्गों के लिए मैं कहूँगा कि बहुत सारे छात्र वर्गों में एक मिसअंडरस्टैंडिंग और एक रहता है, क्या ये कुछ नहीं है अध्याय, थोड़ा सा चलो शुरू का पार्ट जरा ऑप्शन में डाल दे, कुछ नहीं उसमें, खाली अति दीर्घ बड़ा लंबा हाइट होती है, अति ह्रस्व बड़ा छोटे लोग रहते हैं, बस इतना अर्थ लेकर छोड़ देते हैं, कोई डीप उसका स्टडी नहीं करता।
और भी कुछ लोगों के मन में ऐसा भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि अरे ये तो इतने रेयर केस है, हमारे क्लिनिक में तो ऐसे पेशेंट कभी आते ही नहीं। कौन आएगा, 8 फीट बड़ा लंबा पेशेंट आ रहा है और हम उनका पंचकर्म कर रहे हैं। या ऐसा जैसा सर्कस में जोकर वगैरह रहते हैं वैसा बहुत छोटे 2.5 फुट 3 फुट 4 फुट से भी नीचे ऐसे ऊंचे आ रहा है और उनको हम पंचकर्म कर रहे हैं, नस्य कर रहे हैं। ऐसे तो कभी समय आता नहीं है, कम बहुत पेशेंट है, तो क्यों उसको बारे में पढ़ने का नहीं। लेकिन ये पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा अलग तरीके से करना जरूरी है। बहुत सारे मिलते जुलते पेशेंट तो जरूर आते हैं ना हमारे क्लिनिक में, पूरे शरीर पर अतिलोम हो गए ऐसे पेशेंट नहीं आएंगे, जिसे वेयरवुल्फ सिंड्रोम वगैरह जो कहते हैं, ऐसे जो पेशेंट है वो शायद नहीं आएंगे। लेकिन एक ही जगह पर जरूरत से ज़्यादा इतने बाल आ रहे हैं और परेशान हो गए पेशेंट, ये तो आएंगे। ल्यूकोडर्मा श्वित्र के तो पेशेंट ऐसे रहेंगे कि छोटा सा था, मामूली सा था, लेकिन इतना आशुकारी गति से वो स्प्रेड हो गया, 1 साल के अंदर पूरा शरीर उनका सफ़ेद हो गया। तो ऐसे तो कुछ ना कुछ पेशेंट दिखाई देते हैं ना। उस समय भी हमें इस अध्याय में लिखे हुए कुछ कारणों का, हेतुओं का वो भी स्थूल और कृशक हेतुओं का थोड़ा सा अच्छी तरह से अभ्यास करना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये जो सभी बातें चरकाचार्य बता रहे हैं, तो इसमें थोड़ी सी शुरुआत करेंगे, एक एक पेयर लेते जाएंगे। क्या है एक एक पेयर इनकी? इसमें पहले हम बात करेंगे अति दीर्घ, अति कृशक, इसके बारे में हम बात करेंगे। अति दीर्घ 7-7.5 फीट से भी लंबे हो रहे थे, हड्डियां जोर जोर से बड़ी तेजी से उनकी हड्डियां बढ़ गई। ये जो अति दीर्घ रहते हैं इनमें शरीर में नेचुरली वायु तत्व का कार्य जरूरत से ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। और जो अति ह्रस्व रहते हैं, 3.5-4 फीट से ज़्यादा उनके हाइट नहीं बढ़ रही है, ऐसे जो लोग रहते हैं उनके शरीर में तो अग्नि के बारे में अधिक सोचना है, बाकी भी धातुओं के बारे में सोचना पड़ता है। थोड़ा सा हम क्या करेंगे, इसका स्टडी करते समय, सभी ये जो 4 पेयर्स बताए उनका स्टडी करते समय आधुनिक शास्त्र ने इनसे मिलते जुलते कौन से डिसीजेस बताए हैं, उसका एक थोड़ा सा सुपरफिशियली उसकी चर्चा करेंगे। और आयुर्वेद के हिसाब से जो उनके कॉम्प्लिकेशन आधुनिक शास्त्र भी बता रहा है, आयुर्वेद में भी उनके कुछ न कुछ कॉम्प्लिकेशन बताए, इन दोनों को इकट्ठा करके हम कोई संप्राप्ति का विचार कर सकते हैं या नहीं, या हम कोई उनकी वैधिक क्षमत्व, इम्यूनिटी के लिए कम से कम हम उनको योगदान क्या दे सकते हैं, इसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। थोड़ा सा मिलता जुलता डिसीज अति दीर्घ, अति ह्रस्व में जाइजेंटिज्म जिसे बोलते हैं, ड्वार्फिज्म जिसे बोलते हैं, उनमें भी बहुत सारे उनके अलग अलग प्रकार के टाइप्स दिए, कारण भी अलग अलग प्रकार के दिए। ये पिट्यूटरी ग्रंथि जो अपने सिर में रहती है, ये पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य जब बिगड़ जाता है, ग्रोथ हार्मोन जरूरत से ज्यादा होने लगता है, आयुर्वेद के शब्द देखेंगे अति प्रवृत्ति संगो वा सीराणाम ग्रंथयोपि वा। अति प्रवृत्ति, अभी यहाँ किसके अति प्रवृत्ति हो रही है? ये ग्रोथ हार्मोन की हो रही है। किसी को ट्यूमर हो जाता है, वहाँ कोई कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज हो जाती है, ऐसा उन्होंने उनकी तरीके से रिसर्च करके वो उसके कारण ढूंढ रहे हैं। और ये ड्वार्फिज्म में क्या हो रहा है? हाइपोफंक्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड हो रहा है। ये पिट्यूटरी ग्रंथि भी छोटे साइज की होती है और कभी कभी उनमें से ग्रोथ हार्मोन अच्छी तरह से बराबर नहीं आ रहे, कहीं ना कहीं तो संग तो नहीं हुआ, इसके बारे में भी सोचना पड़ता है। अर्ली डायग्नोसिस होना उनका जरूरी रहता है ना। ये जो जाइजेंटिज्म के जो पेशेंट है और डॉर्फिज्म के जो पेशेंट है, इनकी भी एक सोसाइटी है। ये इनके कुछ अलग अलग प्रकार के सपोर्ट ग्रुप रहते हैं। खाली 22 इंच और ऊपर से कोई 22.4 या 22.5 इंच का शरीर वाला आदमी दुनिया में मिला है। इसमें भी 2-3 प्रकार है। कुछ लोगों को डॉर्फिज्म में क्या होता है, शरीर की हाइट कम रहती है, लेकिन बाकी अवयव थोड़े उनके तरीके से बढ़ रहे अच्छे हो रहे, लेकिन हाइट नहीं खाली बढ़ रही। फेस बढ़ रहा है, पेट बढ़ रहा है, बाकी बढ़ रहा है, लेकिन हाइट तो नहीं बढ़ेगी। और दूसरा डॉर्फिज्म का प्रकार उन्होंने जो बताया है कि वो बताते कि उसमें पूरे शरीर के सभी ऑर्गन ही बहुत छोटे छोटे रहते हैं। इतना सा लीवर हो गया उनका, छोटा सा हार्ट है। ऐसे 20-22 साल के
किसी आदमी को लेके जाना भी छोटे बच्चे की तरह से हम हाथ में पकड़ के लेके जाएंगे कहीं, ऐसा रहता है, यह अलग प्रकार है। ये इसके बारे में जब हम सोचते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो उसमें देखो कॉम्प्लिकेशन आधुनिक शास्त्र क्या क्या बता रहा है। पिट्यूटरी जायजेंटिज्म जो है, हाइपर सिक्रेशन ऑफ द ग्रोथ हार्मोन्स जो है, उनमें बोन ग्रोथ इज एन इन एक्सेसिव अमाउंट, और उसके कारण उनके शरीर की व्याधि प्रतिकार क्षमता, इम्यूनिटी के बारे में हम कहाँ कहाँ सोच सकते हैं। हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस है, उनको स्लीप एपनिया भी हो सकता है, ये डॉर्फिज्म में भी स्लीप एपनिया होता है। जॉइंट पेन है, ये कार्डियोवैस्कुलर डिसीज है, हाइपरटेंशन भी हो सकता है। एक बहुत अति दीर्घ, ऐसा दुनिया में एक बॉक्सर था WWF वाला, उनकी अकाल मृत्यु जब हो गई तो उसके बाद जब उनका पोस्टमार्टम किया था, उनका हार्ट की साइज भी 1-1.5 फीट से ज़्यादा बड़ी, इतना बड़ा ऐसा हार्ट उनके पोस्टमार्टम में मिला था। और ये जो अति दीर्घ व्यक्ति जो रहते हैं, उसमें आधुनिक शास्त्र कहता है कि इनके शरीर में लीवर के ऊपर ज़्यादा तनाव आता है, इनके शरीर में इंसुलिन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है, इसलिए इंसुलिन सिक्रेट करके करते उनका पैंक्रियास थोड़े साल के बाद थक जाता है, थोड़े दिन के बाद ये डायबिटीज़ में कन्वर्ट हो जाते हैं, रेजिस्टेंस पावर धीरे धीरे कम होने लगती है। ऐसा ये अति दीर्घ के बारे में बता रहे हैं। और जो अति कृश है उनमें अति ह्रस्व है, डॉर्फिज्म है, उसमें भी अलग अलग प्रकार के कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। उन्होंने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर क्या हो रहा है उनका परिणाम, बोन्स और जॉइंट्स के ऊपर क्या हो रहा है उनका परिणाम, उनमें भी कार्डियोवैस्कुलर डिसीजेस के बारे में सोचना चाहिए। उनमें भी एक कॉम्प्लिकेशन ऐसा आ रहा है, वो ओबेसिटी। ये जो पहले वाला एक ग्रुप है और दूसरा वाला ग्रुप है डॉर्फिज्म में, तो एक ग्रुप में वो क्या होता है, हाइट तो नहीं बढ़ रही लेकिन बाकी तो शरीर बढ़ रहा है, धीरे धीरे वो ओबेसिटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। उनके लिए तो हमने कुछ ना कुछ सपोर्ट ग्रुप चाहिए, उनकी चिकित्सा, उनका निदान थोड़ा सा अलग तरीके से तो होना चाहिए। उनमें से डेंटल प्रॉब्लम भी उनके रहते हैं। तो ये सब देखने के बाद देखो आधुनिक शास्त्र भी क्या कहता है, अति दीर्घ में भी धीरे धीरे वो डायबिटीज और उसके बाद फिर मेद और वृक्क की ओर संप्राप्ति जा रही है, डॉर्फिज्म में भी मेद और वृक्क की ओर जा रही है, और मैनेजमेंट में फिर एक बार ओबेसिटी का विचार करना पड़ता है, फिर एक बार कुशत्व का भी विचार करना पड़ता है। इसलिए ये सब ऊपर 3 पेयर बताने के बाद चौथी पेयर ज़्यादा फोकस करो स्थूलता कृष्यता की बॉडी प्रोपोर्शन पर, ऐसा चरकाचार्य कह रहे हैं। और हम थोड़ा सा और भी सोचेंगे तो ये जो ड्वार्फ लोग रहते हैं, अति ह्रस्व रहते हैं, उनमें नर्व कॉम्प्रेशन हो सकता है, क्योंकि वो कहाँ नीचे से वहाँ किधर बैठना है, ऊपर बैठना है तो भी उनको ऐसी छलांग लगा के बैठना पड़ता है, जो नीचे झुकते हैं तो भी वहाँ वर्टिब्रल कॉलम के ऊपर उनको लोड आने लगता है, ओबेसिटी कॉम्प्लिकेशन है। तो उसमें भी ये मज्जा अस्थि का अलग तरीके से विचार करना चाहिए। ऐसा आप भी सभी पढ़ो मॉडर्न साइंस ने क्या बताया है इसके बारे में, और इससे भी मिलते जुलते और भी अलग प्रकार के कुछ डिसीजेस है। ये सब पढ़ने के बाद और आयुर्वेद शास्त्र पढ़ने के बाद हम सबके मन में ऐसा विचार आना चाहिए कि कौन से धातुओं का हमें इसमें विचार करना चाहिए। इम्यूनिटी बढ़ाना है, वैदिक क्षमता बढ़ाना है, चलो डिसीज तो हमने ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो अच्छी तरह से उनका लाइफ अच्छा रहेगा, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, शुक्र धातु के ऊपर भी फोकस करना पड़ता है। इनमें भी बाद में इंपॉर्टेंसी वगैरह कैसी होती है अति दीर्घ लोगों में, इसके बारे में भी रिसर्च चल रहा है। ओज का तो विचार वैदिक क्षमत्व हम सब लोग करते हैं। मज्जा धरा कला, इसका विचार होना चाहिए। अस्थि धरा कला, इसका भी विचार है, और मेद धातु का भी विचार है। मज्जा धरा कला सा एव पित्त धरा कला, अस्थि धरा कला सा एव पुरुष धरा कला। इतना ही नहीं, रस धातु के बारे में भी हमें कुछ न कुछ सोचना चाहिए। और ये वैदिक क्षमत्व इनका कैसा हम मेंटेन रहेंगे। वैदिक क्षमत्व अच्छा रहने के लिए उनको जो इंसुलिन ज़्यादा लगता है, पैंक्रियास थक जाने वाला है, वातज प्रमेय में वो अति दीर्घ लोग बाद में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो इसके लिए इन धातुओं का तो कुछ न कुछ अलग प्रकार से विचार करके उस तरीके से आहार विहार रखना है। ये डॉर्फिज्म के पेशेंट थोड़े से कम दिखाई देते हैं, लेकिन उनका विचार करते समय जैसा बताते हैं अस्थि वाहिनी दुष्यंती, इसके बारे में जो स्रोतों दुष्टि के कारण बताया है उसका विचार अधिक तरीके से होना चाहिए। और जब हम
इम्यूनिटी के हिसाब से कोई आहार हो, विहार हो या औषधि चिकित्सा हो, तो थोड़ा थोड़ा फर्क कैसा कर सकते हैं। जो अति दीर्घ में चिकित्सा करनी होगी या कोई ट्रीटमेंट देनी होगी तो नेचुरली उसकी मात्रा तो थोड़ी ज़्यादा लगने वाली है, औषधि द्रव्यों की मात्रा ज़्यादा लगने वाली है। उसमें वैदिक क्षमत्व के हिसाब से उनको मैंने बताया वैसा लीवर के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं। किडनी ज़्यादा उनकी परेशान नहीं होनी चाहिए। हार्ट के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा आने वाला लोड कम करने के लिए जो जो कुछ हम दे सकते हैं, संतर्पण से लेकर उनका विचार करना चाहिए। और समुपदेशन में ये सभी कॉम्प्लिकेशन मन में रख के उनको प्रॉपर तरीके से समुपदेशन की भी जरूरत रहती है, क्योंकि मन के ऊपर भी इनका आघात तो रहता ही है। बाकी लोगों से अलग प्रकार के लोग रहते हैं, बचपन से लेकर वो पूरे सोसाइटी से अलग प्रकार से जी रहे हैं। हर जगह उनको प्रॉब्लम आ रहे हैं छोटी छोटी कारणों में। तो प्रमेह, उक, डॉर्फिज्म में भी ये स्थूलकृशत्व की संप्राप्ति, ये सब देखने के बाद और चिकित्सा में और या इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए जो अति दीर्घ लोग हैं, जाइजेंटिज्म जैसे कुछ लोग हैं, 7.5 फीट से भी ज़्यादा उनकी हाइट है, उनको ये जी कोई उनका वैदिक क्षमत्व अच्छा रखने के लिए जो कुछ हम ट्रीटमेंट देंगे उसमें कहीं ना कहीं तो क्षीरसर्पी का प्रयोग करना चाहिए। तिक्त घृत से क्षीरसर्पी आप सभी को पता है, हम सब लोग यूज भी करते हैं। लेकिन ये बाद में उनका इंसुलिन का प्रॉब्लम आधुनिक शास्त्र बता रहा है, तो उनका धीरे धीरे लो कार्ब डाइट, कार्बोहाइड्रेट जरूरत से ज़्यादा तो वो खा नहीं रहे ना, इसके ऊपर भी कहीं तो उनको समुपदेशन करना चाहिए। स्नेह थोड़ी ज़्यादा मात्रा में अति दीर्घ लोगों में गया तो चलने वाला है। ये मज्जाधरा कला साय व पित्तधरा कला, इसलिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो सौम्य विरेचन, स्नेह विरेचन, ये उनका जरूरत है। इम्पोर्टेंस कुछ दिन के बाद उनमें आने वाली है, इसलिए शुक्र धातु का विचार है और मन के कारण और ये सभी कारणों से कारण ओज उनका कम नहीं होना चाहिए, इसलिए उनका करना चाहिए। हम कुछ ना कुछ ट्रीटमेंट या प्रिवेंशन के बारे में उनको बताना चाहिए। अति रसों में क्या होगा, मज्जा और अस्थि के लिए हम ट्रीटमेंट जरूर देंगे, लेकिन उनके औषधि मात्रा थोड़ी कम रहेगी। डाइट की मात्रा का भी उनका विचार करना चाहिए। और जो दवा यूज करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है इन लोगों में सूक्ष्म औषधि उनका प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। बस्ती भी उन लोगों को देना पड़ा, या तो वो भी ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से, डॉर्फिज्म में ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से सलाइन बॉटल में कोई क्षीरसर्पी रखा है, क्लॉथ रखा है या ऑयल रखा है और उसका टेम्परेचर मेंटेन हो रहा है, और ड्रॉप बाय ड्रॉप मेथड से धीरे धीरे वो जो बोलते हैं ना खेती में जैसा करते हैं ठिबक सिंचन पद्धति, उस तरीके से उनके शरीर में हम दवा हो या कोई पंचकर्म की ट्रीटमेंट हो कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हम ज़्यादा सोचना चाहिए। ऐसा छोटी छोटी पहले हमने प्रिंसिपल, उसमें इन्वॉल्व हुए कुछ धातु घटक, इनका पहले विचार मन में पहले आना चाहिए और हिसाब से कोई हाइपोथेसिस, प्रमेय मन में रख के उस हिसाब से उनको वैदिक क्षमत्व अच्छा रखने के लिए औषधि द्रव्यों का विचार हो या कोई अन्य चिकित्सा का विचार हो या समुपदेशन का भी विचार हो, इसमें होना जरूरी है ऐसा लगता है। थोड़ा सा आगे जाएंगे, दूसरी पेयर क्या बताते हैं ग्रंथकार लोग, अतिलोम की पेयर बता रहे हैं और अलोम की भी पेयर बता रहे हैं। ये जो अतिलोम, पूरे शरीर में जरूरत से ज्यादा बाल बढ़ने लग रहे हैं, फेस के ऊपर भी बाल आ रहे हैं, यहाँ भी किस लोगों को फोरहेड पर बाल रहे हैं, कान में बाल आ रहे हैं, सीने में और पीठ में, तो पूरे शरीर में तो है ही। हाइपर ट्राइकोसिस, इसके बारे में विचार आधुनिक शास्त्र करता है। कुछ पेशेंट ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं, वेयरवुल्फ सिंड्रोम, उनके पूरे फेस पर ऐसे कुछ बाल आता है कि वो जैसा वोल्फ जैसा दिखाई देने लगता है। भारत में, राजस्थान में या गुजरात में ऐसी एक केस मिली थी। पूरे दुनिया में इसके केसेस वैसा ये वेयरवुल्फ सिंड्रोम के कम है, लेकिन हाइपरट्राइकोसिस के ऊपर तो बहुत जगह जगह पेशेंट मिलते हैं। उसमें भी बहुत सारे टाइप्स किए हैं, अलग अलग प्रकार के, उसके कारण भी अलग अलग प्रकार के दिए हैं। हमारे संस्कृति में आप सब लोगों ने एक नाम सुना होगा, एक ऋषि का नाम सुना होगा। उन ऋषि का नाम है लोमश ऋषि। वहाँ बिहार में उनका एक स्थान है, हिमाचल प्रदेश में भी उनकी एक मंदिर बनाया है। वो लोमश ऋषि की जो कहानी तो थी कि उनके पूरे शरीर पर इतने बाल थे, कोई भालू जैसा या कोई वानर जैसा दिखाई दे रहे थे, सभी जगह बाल आने लगे थे। वो बड़े ज्ञानी थे, बड़े तपस्वी थे। भगवान, ऐसी कथा है कि भगवान शंकर के पास उन्होंने एक वर मांगा था
और उन्होंने मुझे मृत्यु आनी नहीं चाहिए, मुझे अमर कर दो, ऐसा बोला था। तो भगवान शंकर जी बोले थे नहीं, हम आपको अमर नहीं कर सकते, इस पृथ्वी तल पर जो आता है उसको एक ना एक दिन जाना है, दूसरा कोई वर। तो उन्होंने क्या वर मांगा था उनसे? उन्होंने मांगा था कि मेरे शरीर पर जितने बाल है ना, ये पूरा, ये ब्रह्मदेव का जो 4 युग खत्म होने के बाद जो एक कल्प काल खत्म हो जाता है ब्रह्मदेव का, इतना, ये 4 युग के बाद, तो वो एक खत्म होने के बाद मेरे शरीर के ऊपर का खाली एक बाल गिरना चाहिए। फिर दूसरा, ऐसे 4 युग हो गए, फिर दूसरा एक कल्प ब्रह्मदेव जी का पूरा होगा, तो उसके बाद दूसरा बाल गिरना चाहिए। और जब तक मेरे पूरे शरीर के ऊपर के बाल निकलते नहीं, तब तक मैं जीवित रहना चाहिए। और उसके बाद की तो कथा बहुत अलग प्रकार की है। वो थोड़े दिन के बाद, थोड़े साल के बाद वो इतने परेशान हो गए, और वो अभी मुझे ये क्यों वर मांगा, शंकर भगवान जी के पास फिर गया, अभी नहीं, मुझे मृत्यु चाहिए, अभी बहुत साल हो गए, अभी नहीं सह सकते हैं हम ये जीना, वगैरह वगैरह, ऐसा तो सब हुआ था। बहुत साल के बाद तो वो दशरथ जी के पास भी गए थे, जब रामायण का काल शुरू हो गया, तो उस समय दशरथ जी के पास गए थे। उनको बोला था, अरे क्या मुझे मृत्यु नहीं आ रही, कुछ भी करके मुझे मृत्यु दे दो, अभी देखो मेरे बाल तो खाली इतने युग हो गए, लेकिन अभी तो खाली घुटने तक के बाल गिर गए, अभी पूरे शरीर के ऊपर एक एक बाल गिरेंगे, तो इतना दिन तक मुझे अमरत्व नहीं चाहिए। ऐसी उनकी कहानी है लोमश की। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ये पुराने साल से पूरे दुनिया में अति लोमश रहना या अलोमश रहना, ये विकृतियाँ तो होती ही थी। उसके बहुत सारे कारण भी उस समय भी थे। ये हाइपर ट्राइकोसिस जो है, ये हार्मोन्स के कारण हो रहा है, ऐसा आधुनिक शास्त्र बोल रहे हैं। हमारे क्लिनिक में ऐसे कोई पेशेंट आते हैं क्या? पूरे के फेस के ऊपर बहुत बाल है, ऐसे पेशेंट शायद कम आते होंगे, लेकिन पूरे शरीर के ऊपर अतिलोम हो रहे हैं, ऐसे तो कुछ पेशेंट तो जरूर आते होंगे। कुछ नहीं तो खाली पीठ के रीजन पर ही एक ही जगह बहुत बड़ा पैच हो गया, उसमें बड़े बड़े बाल निकल रहे हैं, उनको शेविंग करना पड़ता है, ऐसा भी पेशेंट रहता है। इतना ही नहीं तो मिलते जुलते छोटे छोटे जो आधार है हार्मोन्स के कारण होने वाले, जैसा हिरसुटिज्म है, पीसीओडी जैसे कुछ है, ये तो पेशेंट आते हैं। यानी पीसीओडी के कारण वाले पेशेंट होंगे, आपके साथ एनसीएच के कारण होते हैं, कुशिंग सिंड्रोम जैसे लोग रहते हैं, एंड्रोजन के बारे में जो सिक्रेटिंग ट्यूमर्स के जो केसेस रहते हैं, उसमें भी ऐसा हो सकता है। और आखिर आधुनिक शास्त्र भी उनको बता रहा है इसके लिए अच्छा ऐसे कोई ट्रीटमेंट अलग प्रकार की नहीं है। शेविंग करो, केमिकल लोशन लगाओ, इलेक्ट्रोलिसिस करो, लेजर थेरेपी करो, वैक्सिंग करो, ऐसा ही उनको बार बार करना पड़ता है। ये जो अति लोमश रहते हैं, इन लोगों को आप ऐसी कल्पना करो, पूरे शरीर के ऊपर बहुत ज़्यादा घने बाल है, उनको अभ्यंग करना है, उद्वर्तन करना है, अलग अलग प्रकार के लेप प्रदेह लगाना है, कितनी दिक्कतें आएगी। और ये जो अलोमश है, जिनके शरीर के ऊपर फॉलिकल ही नहीं है, उनके शरीर में स्वेद ग्रंथियों का, स्वेद का अच्छी तरह से उत्सर्जन जरूरत से ज़्यादा होना या नहीं होना, इसके कारण भी अंदर से क्या उनकी संप्राप्ति होती होंगी। इसलिए थोड़ा सा अलग तरीके से इन सभी पुरुषों की ओर जो अतिनिंदित बोल रहे, उनको हमने देखना चाहिए। और थोड़ा सा आगे जाएंगे तो मैं ऐसा कहूँगा कि ये जब बाल का विषय आता है, अतिलोम अलोम का विषय आता है, तो हमारे मन में एक चीज़ तो सभी को पता है, लेकिन फिर भी वो याद रखनी चाहिए कि सिर के ऊपर जो बाल रहते हैं, उसका संबंध आप अस्थि धातु से जरूर रखो। अस्थि धातु, केश और नख उसके मल है। लेकिन जो मुख पे पर बाल आ रहे हैं, एक्सिलरी रीजन में बाल आ रहे हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स पर बाल आ रहे हैं, ऐसे कुछ जगह जो बाल बढ़ते हैं, उनका संबंध तो शुक्र धातु से होना चाहिए। जब शुक्र धातु की अभिव्यक्ति होना शुरू हो जाता है, यंगेज आ जाता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का कार्य जब अच्छी तरह शुरू होता है, तो ही उसके बाद ये बाल आने लगते हैं। उसका और शुक्र धातु का संबंध है। और पूरे शरीर के स्किन के ऊपर जो लोम है, उनको हम केश बाल ऐसा कहने से बदले लोम शब्द अच्छा रहेगा। जो लोम है, उसका विचार करते समय रस धातु का ही विचार होना चाहिए। रससार ऐसा नहीं बोलते, त्वक्सार ये शब्द प्रयोग ग्रंथकार करते हैं। तो ये रस धातु पूरे शरीर के ऊपर का लोम रस धातु है। कुछ फेस हो या कुछ अलग जेनाइटल ऑर्गन से रीजन हो, वहाँ के बालों का शुक्र धातु का विचार है, और हेड रीजन पर अस्थि धातु का विचार है। ऐसा समझ के हमने कुछ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट या उनको सभी कोई ना कोई वैदिक क्षमता के बारे में कोई उनको समुपदेशन करना है, आहार विहार करना है, तो ये मन में रखना जरूरी है।
और बार बार जो पेशेंट आते हैं वो हिर्सुटिज्म पीसीओडी के तो पेशेंट आते हैं, उनकी सभी संप्राप्ति आपको पता है। आधुनिक शास्त्र भी जो कहता है कि यह हिर्सुटिज्म ड्रग के कारण भी होता है, ओवरीज के ऊपर क्या क्या होता है उसके कारण होता है, लेकिन उनका कॉम्प्लिकेशन में फिर से वो मेद, ओबेसिटी, उसके कारण इंसुलिन, उसके कारण इसके ऊपर ही जा रहे हैं ना। इसलिए फिर से आना पड़ता है स्थूलत्व की चिकित्सा पर, फिर से आना पड़ता है कभी कभी कृशत्व की चिकित्सा पर, फिर से आना पड़ता है माल न्यूट्रिशन या जरूरत से ज़्यादा न्यूट्रिशन होने के कारण जो हो रहा है इसके ऊपर आना पड़ता है। इसलिए चरकाचार्य फिर सब बता के फिर आते हैं फोकस ऑन अति स्थूल और अति कृश, ऐसा करते हैं। ये जो रसपाचक औषधियाँ है, कल आप सभी को पता है कि कलिंगिका पटोलस्य पत्रम कटकरोहिणी, ये जो है अलग अलग प्रकार के वसंत कल्प, लघुमालिनी वसंत, मधुमालिनी वसंत, अस्थि धातु होगा तो मधुमालिनी का विचार करेंगे, रस धातु का रसाग्नि का विचार करना है तो लघुमालिनी का विचार करेंगे। ये अति लोमश ऐसे केसेस में हम कर सकते हैं। इतना ही नहीं, ये ऐसी कुछ दवाएं, ऐसा कुछ उनका लाइफस्टाइल हम उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए बीच बीच में उनको देते रहेंगे रसायन चिकित्सा समझ के। उद्वर्तन करना है, रोमशातन योग अलग अलग प्रकार के हमारे ग्रंथों में लिखे हैं, उनके ऊपर भी संशोधन होना जरूरी है। दारू हल्दी से लेकर रसायन तक, और खटिका जो रहता है, चौक, रेटिंग चौक, कैल्शियम कार्बोरेट, ये खटिका का भी एक कल्प आया है, उसमें दारू हल्दी के साथ उसको कैसा मिलाना है, क्या करना है, उससे रोमशातन कैसे होते हैं, ये कल्पों के ऊपर फिर से एक बार रिसर्च करना जरूरी है। और एक रिसर्च ऐसा भी हो रहा है कि उसमें वो बता रहे हैं, देखो क्या क्या दुनिया में रिसर्च हो रहा है कि ये बाल ज़्यादा रहना कम रहना, जब बर्थ से ही जब जेनेटिक म्यूटेशन के कारण ऐसा कुछ हो रहा है, तो उसमें जो बालकों का परीक्षण उन्होंने किया था तो उसमें वो बताते हैं कि लो लेवल्स ऑफ सोडियम इन द ब्लड ऐसा उनको दिखाई दे रहा है। सोडियम लेवल बहुत कम रहते हैं शरीर में तो पूरे शरीर के ऊपर बाल उनके ज़्यादा दिखाई देते हैं छोटे बच्चों में, और इसके कारण हार्ट के ऊपर परिणाम हो रहा है उस बेबी का। देखो, लवण रस विचार, लवण रस का अति योग हुआ तो बाल झड़ते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, और लवण रस कम रहा तो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं तो अतिलोमश, अतिकेश इसके ऊपर भी हो सकता है। तो हम जो उनकी चिकित्सा करेंगे, जो उनका आहार देंगे, उसमें ये लवण रस जरूरत से ज़्यादा जा रहा है या जरूरत से वो कम मिल रहा है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा इम्यूनिटी के बारे में सोचना जरूरी है। ये रस धातु, शुक्र व स्रोतस, इनके जो दुष्टि कारण जो बताए ना, आप सभी को पता है, गुरु शीतम अति स्निग्धम अति मात्रम समझनताम, रसवाहिनी दुष्यंती चिंतानाम चाति चिंतनात्, जो रस धातु का है वैसा ही शुक्र धातु के कारण जो बताए, ये सभी कारण हम जब देखेंगे तो हमारे पास जो ऐसा कोई मिलता जुलता पेशेंट जब आएगा तो उनको कुछ लाइफस्टाइल बताते समय, डाइट बताते समय, समुपदेशन करते समय इन दुष्टि कारणों का त्याग करना, ये इनके लिए बड़ी इम्यूनिटी अच्छे रहने के लिए बड़ा योगदान रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। दूसरी बात यह है कि ये इलेक्ट्रोलिसिस, लेजर थेरेपी से ये बाल कटवा लेते हैं, ये करते हैं, ठीक है, वो ब्यूटी के हिसाब से ट्रीटमेंट है सभी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शुक्रवाहिनी दुष्यंती शस्त्र क्षाराग्नि भिस्तता, शस्त्र कर्म, क्षार कर्म, अग्नि कर्म, इससे तो शुक्र स्रोतस, शुक्रवाहिनी दुष्ट होने वाली है। पूरे सार्वदेहिक शुक्र जो है उसके ऊपर हम एक प्रकार का अग्नि कर्म तो नहीं कर रहे, जरूरत से ज्यादा शस्त्र कर्म बार बार तो नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं तो शुक्र ये जी बार बार ऐसा डिस्टर्ब हो गया तो इनडायरेक्टली ओज के ऊपर परिणाम होने वाला है। व्याधिक क्षमत्व के बारे में, त्वचा का व्याधिक क्षमत्व के ऊपर उसका परिणाम हो सकता है। और ये जो उनकी मानसिकता रहती है ऐसे पेशेंट की, उनमें एक प्रकार का कॉम्प्लेक्स 24 आवर मन में रहता है। कोई महिला हो और उसके फेस के ऊपर जरूरत से ज़्यादा बाल आ रहे हो तो हमेशा वो एक कॉम्प्लेक्स लेके इधर उधर जाती है। अतिलोम वाले या अलोम वाले, उनके शरीर में विशिष्ट प्रकार की गंध भी आती है, उनका स्वेद का प्रॉब्लम है, बहुत सारी एडजस्टमेंट करनी पड़ती है उनका। धीरे धीरे कुछ साल में उनका मन और उनके ओज के ऊपर इनडायरेक्टली परिणाम होने लगता है। एक्सेप्टेंस, रियलिस्टिक अप्रोच, ऐसा कुछ सोच के उनको कुछ समुपदेशन कर सकते हैं। सूर्यदश्चानुकूलास्त्वाम स्वाप्ता धर्मार्थवादिना, ऐसा कह के चरकाचार्य ये समुपदेशन में ऐसे लोगों को कॉम्प्लेक्स से बाहर निकालने के लिए, या ये दूसरे अध्याय में श्लोक है लेकिन हम यहाँ उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो बोला
योजयेत् व्याधि विज्ञानम धैर्य स्मृति समाधि भी। व्याधि का विज्ञान पेशेंट को अच्छी तरह से बताना, व्याधि का विज्ञान पेशेंट को बता के उसकी मैनेजमेंट भी बड़ी अच्छी तरीके से लेके उनका धीर स्मृति बढ़ाना, ये उनकी इम्यूनिटी के बारे में कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये जो हाइपोट्राइकोसिस जो रहते हैं उसके भी यानी बहुत अलोम वाले जो लोग रहते हैं उनके भी 100 से ज़्यादा अलग अलग प्रकार उन्होंने बताया। वो एप्लाशिया क्यूटिस, कंजेनाइटा, कंजेनाइटल एट्रिका का ऐसा अलग अलग नाम उन्होंने दिए हैं। ये नॉर्मल हेयर फॉलिकल ही जन्म से उनके शरीर में नहीं हो रहे या केमिकल के कारण कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। एक रिसर्च ऐसा आ रहा है कि ये नॉर्मल हेयर फॉलिकल जो रहते हैं ना, वो एक उनमें और वहाँ के जो कुछ सेल्स रहते हैं, क्या बोलते हैं उसे, केराटिनोसाइट्स रहते हैं एपिथेलियम में, और फाइब्रोब्लास्ट जैसे जो सेल्स रहते हैं, इनमें आपस में एक प्रकार का संवाद चालू रहता है। देखो क्या रिसर्च बोल रहा है, वो केमिकल संवाद रहता है। एक सेल्स ने अलग प्रकार का डायलॉग दूसरे सेल से किया, केमिकल वो इम्पल्स भेजा, तो ही बाल आते हैं या बाल बाहर आना बंद हो जाता है। ये संवाद चालू है हर एक पेशी का, केमिकल से हो रहा है। इतना ही नहीं, एक रिसर्च तो ऐसा कह रहा है कि उनके स्किन बायोप्सी में ऐसा उनको माना था कि उनके जो हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो एट्रोपिक हेयर फॉलिकल्स हो गए थे उनके। आपने नाम सुना होगा एलोपेशिया यूनिवर्सालिस। अचानक एक दिन ऐसा हो जाता है, सिर के पूरे बाल चले गए, फेस के ऊपर के सब बाल चले गए, आईब्रोज के बाल अचानक बाल चले गए, आईब्रोज के ऊपर के, शरीर में कहीं भी बाल नहीं रहे। धीरे धीरे 1 महीने के 15 दिन के अंदर चले गए, पूरा बाल हेडेडनेस आ गया। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है वो बोल रहे हैं। अचानक ऐसा क्या हो रहा है कि ऑटो इम्यून सिस्टम उनकी स्टिमुलेट हो गई और एलोपेशिया यूनिवर्सालिस हो गया। एलोपेशिया टोटलिस ऐसा भी एक उन्होंने अलग प्रकार का दिया है, वो भी आपने पढ़ा होगा। ये सब ऑटो इम्यून, इसमें भी वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम के ऊपर। मुझे कहने का मतलब इतना ही है, ये मिलते जुलते तो सब केसेस है, उसमें से बहुत सारे केसेस हमारे यहाँ आते हैं, लेकिन मॉडर्न साइंस भी इनडायरेक्टली इम्यून सिस्टम पर आ रहा है, ऑटो इम्यून के बारे में सोच रहा है। जिनको अस्थमा है, जिनको डर्माटाइटिस जैसे कोई प्रॉब्लम है, थायराइड डिसीजेस है, ये लोग ऐसे ऑटो इम्यून डिसीजेस अचानक बढ़ जाना उनके और शरीर के बाल झड़ना शुरू हो जाना, ये उनके शरीर में हो रहा है। स्वेद अवरोध नहीं होना चाहिए या अत्यधिक स्वेद नहीं होना चाहिए। ये जो समस्या रहती है ना, ये अलोम लोगों में ज़्यादा रहती है। और हमने देखा शुक्र धातु से भी फेस के ऊपर के बालों का संबंध है, उनका भी शुक्र धातु की समस्या, उनमें भी कभी इनफर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम तो नहीं आना चाहिए। इसलिए अच्छी तरह से उनको स्वेद लाना, और श्वेत का संबंध क्लेद से भी रहता है, इसलिए उनके शरीर में क्लेद का वहन अच्छी तरह से होना और सार्वदेहिक शुक्र धातु उनका ठीक करना। इसके लिए हम जो कुछ प्रयोग कर सकते हैं, औषधि प्रयोग हो या आहार विहार हो, यही ये लोगों को एक प्रकार का इनडायरेक्टली वैदिक क्षमता बढ़ाने में हम उनको हेल्प कर रहे हैं। ऑटो इम्यून से उनको बचाना है, और ये ऑटो इम्यून डिसीज में कन्वर्ट नहीं होने के लिए उनको प्रॉपर गाइडेंस देना चाहिए। स्ट्रेस मैनेजमेंट की जरूरत है, अलग अलग प्रकार के उद्वर्तन योग से होना चाहिए। हम क्या करते हैं कि जो कुछ योग बताते हैं, तो जैसा रसायन योग है, गुड़वेल है, अमल की है, मुस्ता है, गोखरू है, ये जो हम रसायन चिकित्सा बोलते हैं, ये ऐसे लोगों में बार बार उनके कई आहार के साथ, कई दवा के साथ उनको देते रहना जरूरी रहता है। और मैंने जैसा बताया था कि लवण रस का जो विचार है, जो हेयर फॉलिकल्स को कम कर रहा है, उस लवण की रस जो कहीं भी हो सकता है, ये स्पाइसी फूड में हो सकता है या अलग अलग प्रकार के केमिकल से, फूड केमिकल से, प्रिजर्वेटिव से आता होगा, इनके ऊपर भी ध्यान देना, ये उनके वैदिक क्षमत्व का विचार करना है। देखो कैसे छोटे छोटे कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। एक पेशेंट मैंने ऐसा देखा था कि ही वॉज सफरिंग फ्रॉम हाइपरटेंशन। सब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कारण में समझ नहीं आ रहा, इसेंशियल हाइपरटेंशन बोल देते हैं, लेकिन इतना क्या कारण होता है। मैंने पूरी उनकी हिस्ट्री लेने के बाद मुझे ऐसा लगा कि उसके शरीर के ऊपर बाल बहुत ही कम थे या नहीं थे, ऐसा मानो। और दूसरा हिस्ट्री में मुझे ऐसा लगा कि उसको स्वेद आता ही नहीं था। स्वेदाबाध के या उसे बोलते हैं स्वेदावरोध, स्वेदावरोध जैसा प्रॉब्लम उसको हो रहा था। मैंने उसको अलग अलग प्रकार के उद्वर्तन चिकित्सा जब बताई, स्वेद आने के लिए जो ट्रीटमेंट है वो बताइए, स्वेदन से लेकर बाकी जो अगरू जैसे वनस्पतियों से लेकर, इतना ही नहीं, एक बार तो मैंने उनको त्रिभुवन कृति का भी प्रयोग किया था, जो स्वेटिंग ग्लैंड को स्टिमुलेट करती है, ज्वर चिकित्सा में यूज़ करते हैं। और जब धीरे धीरे उसको स्वेद आना जब शुरू हुआ था,
तो उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर धीरे धीरे नॉर्मल होने लगा था, कम होने लगा था। देखो, एक पूरे शरीर के ऊपर ज़्यादा बाल रहना या नहीं रहना कहाँ तक संप्राप्ति लेके जा सकती है और कहाँ तक कैसी इम्यूनिटी वैदिक क्षमत्व कम हो सकता है। चलो थोड़ा सा आगे जाएंगे। अगली जो पेयर है वो चरकाचार्य बताते हैं, अति कृष्ण अति गौर। क्या है अति कृष्ण अति गौर? आधुनिक हम कैसा देख रहे हैं, आधुनिक शास्त्र में क्या कहा है, मिलते जुलते दूसरे कोई डिसीजेस हमें दिखाई देते हैं क्या रोज के व्यवहार में, ये हम देख रहे हैं। आयुर्वेद में क्या बताया है उसके संदर्भ ले रहे हैं। इन दोनों को इकट्ठा करके कोई एक हाइपोथेसिस, प्रमेय हमारे मन में रख सकते हैं क्या, और उनकी वैदिक क्षमत्व के लिए, उनकी इम्यूनिटी के लिए, उनके आगे के कॉम्प्लिकेशन नहीं होने के लिए हम उनको क्या हेल्प कर सकते हैं। इस तरीके से हम आज बातें करें। ये जो स्किन कलर जो रहता है ना, आप सभी को पता है कि जो स्किन कलर है ये पिगमेंटेशन जो होता है, हमारी स्किन के जो 2-3 कलर का मिक्सचर है हमारे स्किन पे, उसे ऑक्सी हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। मेलानिन, ये जो पिंक कलर जो स्किन का है ना, वो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से है। ब्राउन कलर, ब्राउनिश कलर जो होता है वो जो है उसका संबंध मेलानिन से है। और जो येलोइश थोड़ी सी उसमें जो झाग रहती है वो कैरोटेनिन के कारण हो रही है। और इसमें ये मेलानिन वाला जो है ना, ये ज़्यादा होना, ज़्यादा सीक्रेट होना मेलानिन, या मेलानिन सीक्रेट ही नहीं होना, ये बड़े जीन्स के कारण, जेनेटिक म्यूटेशन के कारण, हेरिडेटरी कारण ऐसे अलग अलग जगह हो रहा है। मिलते जुलते तो उससे ये पिगमेंटेशन की समस्या में ठीक नहीं होने वाले, बहुत केयर करनी पड़ती है, वेरी डिफिकल्ट टू ट्रीट और मैनेज। ऐसे बहुत सारे आधुनिक शास्त्रों ने भी उसके डिसीजन बताए ना। अल्बिनिज्म है, पाइबाल्डिज्म जैसा है, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस जैसे है, या अलग अलग प्रकार के जो अलग प्रकार के स्किन डिसीजेस है। वहाँ भी पिट्यूटरी ग्रंथि से संबंधित कुछ आजार है। इन्फेक्टिशियस डिसीज में भी कैसा उसके ऊपर परिणाम हो जाता है, ऐसा उन्होंने बहुत सारे दिया। और व्यवहार में हम तो देखते हैं विटिलिगो के जो पेशेंट है, श्वेत के जो पेशेंट है, इडियोपैथिक कारण से अचानक सा कृष्णत्व शरीर में आने लगा, वो कारण है, ये पेशेंट हमें दिखाई देते हैं। ये जो अति गौर रहते हैं ना, अति गौर, मैंने बताया कि गौर अच्छा कृष्ण बुरा या कृष्ण अच्छा गौर बुरा, ऐसा मन में लाने की जरूरत नहीं है। लेकिन विकृति के कारण ये जी द पिगमेंट, मेलानिन पिगमेंटेशन ये हो नहीं रहा, तो ऐसे कौन से बड़े आजार है। तो एक जो आजार है कि आपने कभी देखा होगा ऐसे प्रेजेंट, उसे बोलते हैं अल्बिनिज्म। ये अल्बिनिज्म अभी बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, उनके भी अलग अलग प्रकार के ग्रुप है। हम जब बचपन में देखते थे तो कभी कभी कुछ शहरों में, बड़े शहरों में वगैरह ऐसे रास्ते के ऊपर जो बेगर्स बैठे हुए रहते हैं, उसमें ऐसे बहुत गोरे 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 बच्चे ऐसे बैठे रहते थे। उनका इतना गौरवर्ण रहता, इतना गौरवर्ण रहता था, ऐसे इधर उधर देखते थे, बार बार इधर उधर, एक जगह स्थिर नेतृत्व नहीं था। उनके आंखों में देखो तो ब्लूइश कलर की आंखें रहती है उनकी, अंदर से एक रेड स्पॉट्स अंदर से दिखाई देता है। उनके जो शरीर के ऊपर के जो लोम है वो गोल्डन कलर के या वाइट कलर के रहते हैं। ऐसे बचपन में हमने देखे थे। अभी भी कुछ फैमिली में 2-3 बच्चों में से एक बच्चा ऐसा अति गौरव में जैसा हो जाता है, अल्बिनिज्म हो रहा है। ये जो अल्बिनो रहते हैं उनके शरीर में ये मेलानिन तैयार ही नहीं हो रहा, और इनको सनबर्न इमीडिएट हो जाता है। एक 2-3 मिनट सनलाइट में गए, 4 मिनट गए तो उनको उसके स्किन में अलग अलग प्रकार के वुंड्स होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि टैन ही नहीं हो रही उनकी स्किन। वैदिक क्षमत्व के हिसाब से, प्रोटेक्शन के हिसाब से जो टैन होना जरूरी है, वो मैकेनिज्म ही भगवान ने या नेचर ने उनके शरीर में से बचपन से दिया ही नहीं है। जब हुआ तो इनका आई कलर ब्लूइश और ब्राउनिश रहते हैं। और ये जो फोटो सेंसिटिविटी रहती है, बाहर से लाइट जब अंदर जाता है ना तो वो रेजिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्यूपिल डायलेट होना, कम होना ज़्यादा लाइट में जाने के बाद, ये प्यूपिल की जो कॉन्ट्रैक्शन डायलेटेशन है, ये मैकेनिज्म भी बिगड़ा हुआ रहता है। पूरी तरह से वो क्लोज या पूरी तरह से छोटी नहीं हो सकती, इसलिए ऐसे बार बार ब्लिंकिंग करते रहते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं। इनमें सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन अल्बिनिज्म में, शरीर तो पूरा गोरा हो गया है, पिगमेंट तैयार नहीं हो रहा, तो उनके विजन के ऊपर ज़्यादा परिणाम हो रहा है। उनका विजन की प्रतिकार क्षमता, ये पूरे दुनिया में इन लोगों की समस्या है। एबनॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ द रेटाइना है, क्योंकि ये मेलानिन का और ऑप्टिक नर्व डेवलपमेंट में एक दूसरे से संबंध मॉडर्न साइंस बता रहा है।
और थोड़े दिन के बाद, कुछ साल के बाद ये लीगल ब्लाइंडनेस जिसे बोलते हैं, और या कंप्लीट ब्लाइंड भी हो सकते हैं। ये अल्बिनिज्म के पेशेंट्स को हम स्किन के लिए हम कुछ ना कुछ उनके लिए करना चाहिए। इतना ही नहीं तो ये जो विजन के, नेत्र के जो कॉम्प्लिकेशन उनको आगे होने वाले हैं, इसके लिए उनके नेत्र की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम कुछ कर सकते हैं क्या? अति गौरव और अल्बिनिज्म, इसके अंदर जो लोग आते हैं उनकी बात मैं एक एग्जाम्पल के हिसाब से दे रहा हूँ। अलग अलग डिसीज में अलग अलग प्रकार का विचार हम कर सकते हैं। ये सोशल और इमोशनल चैलेंजेस तो उनको इतना फेस करने पड़ते हैं कि बेचारे लोग तो 4-5 साल के अंदर, 3 साल के अंदर वो डिप्रेशन में जाने वाले हैं। जेनेटिक काउंसलर ये एक अलग प्रकार का काउंसलर रहता है। हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए अलग अलग प्रकार के काउंसलर के पास जाते हैं, लेकिन जेनेटिक काउंसलर की ब्रांच धीरे धीरे विकसित हो रही है, क्योंकि ये जेनेटिक के कारण जो प्रॉब्लम हो रहे हैं उनको कैसा कोप अप करना, इसके ऊपर पूरे दुनिया में विचार होना चाहिए। तो जेनेटिक काउंसलर के पास जाना, अच्छा ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को बार बार दिखाना, ये उनकी मैनेजमेंट रहती है इन लोगों के। और बाकी तो हमारे रोज के व्यवहार में जो छोटे छोटे उससे मिलते जुलते जो आते हैं, वो श्वित्र जैसे है, पूरे शरीर पर श्वित्र अचानक सा फैल गया है, ये भी एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर तो बोलते हैं ना। इम्यूनिटी जरूरत से ज़्यादा इतना काम कर रही है, अरे उनको हम इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दवा की बात कर रहे हैं, वैदिक क्षमता चढ़ने के लिए। और बहुत सारे लोगों को उनकी इम्यून सिस्टम का काम थोड़ा कम करना है ना, उसके लिए आयुर्वेद में कुछ योगदान करना चाहिए कि नहीं? वो जरूरत से ज़्यादा ऑटो इम्यून सिस्टम क्यों अटैक कर रही है? पिगमेंटेशन लॉस होता है तो कभी कभी इंजुरी के बाद, ऑपरेशन के बाद, कहीं बड़े पैच के ऊपर या प्लास्टिक सर्जरी के बाद भी होता है, ये भी हम देखते हैं। वैदिक क्षमत्व के बारे में इन लोगों की इम्यूनिटी, चलो ट्रीटमेंट वो ठीक करना जो है वो सब आपको पता है। ये कोई विटिलिगो श्वित्र होगा तो उसमें बाउची का यूज़ करना है, क्या क्या करना है, वो सब चिकित्सा आप सभी को पता है। हम आज हाइपोथेसिस का विचार कर रहे हैं कि इनके इम्यूनिटी के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। तो हमें भ्राजक पित्त का, तो उनकी क्षमता, उनका अच्छा तरह से काम करना, भ्राजक पित्त ने ये तो होना चाहिए, मन में आना चाहिए। ये अल्बिनिज्म जैसे लोग होंगे जिनके शरीर में मेलानिन तैयार नहीं हो रहा, टैन नहीं हो रही उनकी स्किन, और प्रोटेक्शन नहीं मिल रहा, उनको रक्त प्रसादक, त्वक प्रसादक ऐसा कुछ ना कुछ तो चाहिए ना। तो सारीवा, अनंत मूल, इसका हम कोई यूज कर सकते हैं क्या? ये मन में तो आना चाहिए। चंदनादि कल्प जो है वो उनका शीतल प्रकार के जो अभ्यंग रहते हैं, ये उनकी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए हम उनको हेल्प कर सकते हैं। और ये जो ऑप्टिक नर्व के ऊपर ये अल्बिनिज्म में उनका परिणाम हो रहा है, तो हम उसके लिए ये जो हमारी नेत्र चिकित्सा है, तर्पण चिकित्सा है, महात्रिफलाघृत का यूज करना है। और ये वातोपक्रम स्नेहा जैसे बताया, वैसा पित्त के जो उपक्रम बताए हैं, पित्त की लाइफस्टाइल मैनेजमेंट जो बताई है, वो उनमें हम कैसे धीरे धीरे ला सकते हैं। शीतल छाया है, चंद्र के प्रकाश में उनको ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटी वो कौन से कर सकते हैं, ये सब सोचना और उसके लिए कुछ ना कुछ कार्य करना, ये उनके इम्यूनिटी बूस्टर्स है। ये श्वित्र जैसे या पूरे शरीर अचानक गोरा होने लगा, मेलानिन सिक्रेशन प्रॉब्लम होने लगा, तो उसमें आयुर्वेद के तरीके से देखेंगे तो कहीं ना कहीं तो रक्त व स्रोतों के मूल स्थान तक हमें जाना पड़ता है, यकृत प्लेहा का विचार करना पड़ता है। यकृत का आरोग्य अच्छा रहने के लिए जो जो हम उनको चिकित्सा देंगे या बताएंगे, वो उनका वैदिक क्षमता है। उनके शरीर में आपने देखा होगा उष्ण गुण, उष्णत्व ये थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा रहता है। ये जो श्वित्र के जो पेशेंट रहते हैं और जिनके पूरे शरीर पर ज़्यादा फैल रहा हुआ है, उसमें से बहुत सारे लोग थोड़े से पित्त प्रकृति के भी हो सकते हैं, या उनके शरीर में कुछ ना कुछ हीट सिस्टम, उनका जो ब्रेन में से जो हाइपोथैलेमस से लेकर जो उष्ण गुण कंट्रोल करने वाली जो जो सिस्टम बताई है, उसके ऊपर फोकस देना जरूरी है। आधुनिक शास्त्र तो ये हाइपोथैलेमस जैसे बातें करता है। आयुर्वेद शास्त्र में तो पहले से बताया है कि मज्जाधरा कला सा एवं पित्तधरा कला, पित्तधरा कला सा एवं मज्जाधरा कला। नर्वस सिस्टम का और ये हीट रेगुलेशन सिस्टम का बड़ा अच्छा संबंध है। और ये लोगों में ये जो जरूरत से ज़्यादा अचानक से ऑटो इम्यून सिस्टम बिगड़ रही है, ऑटो इम्यून डिसीज में कन्वर्ट हो रहे हैं, ये स्ट्रेस के कारण उनका बढ़ रहा है। ऐसा भी बहुत सारे रिसर्च में आ रहा है। जो बहुत अंदर स्ट्रेस है, बहुत भयभीत है, बहुत बड़ा उनके उम्र के ऊपर आघात हो गया है, उसके ऊपर अंदर से सबकॉन्शियस माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा है। इसीलिए श्वित्र में भी हमारे ग्रंथों में दैव व्यपाश्रय चिकित्सा बताई है, कुछ ना कुछ आध्यात्मिक साधना बताइए, सूर्योपासना बताइए श्वित्र के लिए। अल्बिनिज्म के लिए तो सूर्योपासना पॉसिबल है ही नहीं, लेकिन श्वित्र जैसे के अलग प्रकार उनको सूर्योपासना आती है। इन सभी का अच्छी तरह से ये सोचना। ऑटो इम्यून सिस्टम, श्वित्र के तो पेशेंट हम सब लोग ट्रीट करते हैं। हमारे ही एक
असिस्टेंट थी, कंपाउंडर थी। उनको एक बार क्षेत्र अचानक फोरहेड रीजन पर आना शुरू हो गया था, थोड़ा थोड़ा फैल रहा था। 6 महीने तक वो थोड़ा सा बड़ा भी हो गया था। हम उनको ये जो बावर्ची से लेकर बाकी जो लेप है वहाँ से लेकर ये बाकी जो कदीर सर से लेकर बाकी सब चिकित्सा कर रहे थे। यकृत के लिए भी उनकी दवा चालू रही थी। उनको सूर्योपासना बताती है, अर्ली इन द मॉर्निंग सनलाइट कैसा लेना है, बावर्ची तेल कैसा प्रयोग करना है, सब क्या था। थोड़ा बहुत रिजल्ट आ रहा था उनको, लेकिन पूरा जा नहीं रहा था। एक दिन क्या हो गया, अभी जो मैं बात बता रहा हूँ वो साइंटिफिकली प्रूव नहीं कर सकते, लेकिन जो हुआ है वो बता रहा हूँ मैं आपको। एक दिन वो क्या हो गया, उसको किसी ने बोला था कि आप तुम्हारे जो कोई कुलदैवत हो उनको उनके जाके दर्शन लेके आओ, वहाँ जाके कुछ पूजा पाठ करते आओ, ऐसा कोई पंडित जी ने उनको बताया होगा। और वो गई उनके कुलदेवत के स्थान पे, एक दिन का पूरा जर्नी करके गई, 2-3 दिन वहाँ रही। वहाँ उन्होंने कुछ पूजा पाठ तो किया, लेकिन जप जाप पे किया, या अध्याय पढ़ते हैं पोथी के अलग अलग प्रकार के, वैसे कोई साधना की, थोड़ा पर मेडिटेशन किया, और वो उसके बाद वो आ गए और घर में भी उन्होंने उसका शुरू कर दिया था। और वो 2-3 महीने के बाद उसने मुझे बताया कि मैं जब वहाँ जाके आई ना, और कुछ जो पंडित जी ने बताया वो करने के बाद ये धीरे धीरे बहुत कम हो रहा है। अभी साइंटिफिक वे से तो उसका कैसा एक्सप्लेन करेंगे बात अलग है, ये अंधश्रद्धा है या नहीं है ये बात भी अलग है, लेकिन एक तो कह सकते हैं कि ऐसे कुछ विपाशना चिकित्सा हो या दूसरे कोई हो, इसमें से ये जरूरत से ज़्यादा ऑटो इम्यून सिस्टम जो स्टिमुलेट हो रही है, ऑटो इम्यून सिस्टम कर रही है, उसके ऊपर तो कुछ ना कुछ इसका परिणाम अच्छा हो ही रहा है। इसलिए ये अलग तरीके से सब देखना है। और ये जो हाइपर पिगमेंटेशन है, जरूरत से ज़्यादा ब्लैकिश हो रहे हैं स्किन, तो उसके बारे में भी मेलानिन के बारे में। लेकिन हमारे यहाँ जो पेशेंट आते हैं, आप सब लोगों ने भी देखा होगा कि कई स्किन के ऊपर एक बड़े कुछ लोगों का पीठ के ऊपर, कुछ लोगों को एक या आधे फेस के ऊपर पूरा का पूरा काला हो जाता है, कुछ भी करो उसका कलर बदल नहीं रहा, ऐसा हो रहा है। मेलास्मा जैसे केसेस आप ट्रीट कर रहे हैं, मेलास्मा भी ये फोरहेड रीजन पर, चिक्स के ऊपर मेलास्मा जैसा आ रहा है, नाक के ऊपर मेलास्मा आ रहा है। ये हाइपर पिगमेंटेशन के भी बहुत सारे कारण वो बताते हैं। ये मेलानोसाइट हाइपर एक्टिवेशन कैसा हो रहा है वो बता रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वर्णगण जो चरकाचार्य ने बताया, वर्णगण कषाय जो बताया है, कुंकुमादि तेल जैसे बताया है, यष्टि मधु तेल, यष्टि मधु ये व्याधि प्रतिकार क्षमत्व त्वचा का, स्किन का, ये मेलानिन के विकृतियों का, इसमें यष्टि मधु का यूज़ करना, यष्टि मधु तेल का हो, यष्टि मधु खान पान में हो, ये उनके लिए व्याधि क्षमत्व का रहेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और ये जो बोलते हैं आधुनिक शास्त्र बोलता है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेने के बाद क्या होता है क्या नहीं, रस धातु का जब विचार करते हैं त्वचा के बारे में, तो स्तन्य और आर्तव का भी विचार उसमें करते हैं, उपधातुओं का। और आधुनिक शास्त्र भी कहता है कि ये हार्मोन्स चेंज जब हो जाते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव लेते हैं, प्रेगनेंसी में कैसा होता है, प्रेगनेंसी मास की बोलते हैं ना, मेलास्मा को, इनडायरेक्टली रस धातु का भी विचार उसमें होना चाहिए। अति प्रवृत्ति, ओजो व्यापत, ओजो क्षय, इसमें सार्वदेहिक रस धातु की चिकित्सा और रक्त धातु के मूल स्थान की चिकित्सा और उनके लिए लाइफस्टाइल मैनेजमेंट उनके लिए करना जरूरी है। और ये जो एक्सेस मेलानिन सीक्रेट हो रहा है, जरूरत से ज़्यादा वहाँ मेलानिन हो रहा है ना, तो बी अवे फ्रॉम द सनलाइट, ये तो ये हाइपर पिगमेंटेशन में रहेगी, लेकिन उसके साथ उनको उष्ण चिकित्सा नहीं, शीतल धारा करनी चाहिए, शीतल प्रदेह होना चाहिए। और मुझे ऐसा लगता है कि ये ज़रूरत से ज़्यादा जब मेलानिन तैयार हो जाता है, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाता है, ज़्यादा कालापन होता है, तो बार बार उनको थोड़ा थोड़ा विरेचन करना, पंचकर्मा जैसा विरेचन नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ माइल्ड लैक्सेटिव मेडिसिन रखना, ये उनके लिए इम्पॉर्टेंट चिकित्सा भी रहेगी और उनका वैदिक क्षमत्व अच्छा रहने के लिए भी उसका फायदा होने वाला है। और आखिरी पैर जो बताते हैं ग्रंथकार, अति स्थूल अति कृश, ये ओबेसिटी के बारे में तो कोई ज़्यादा बात करने की जरूरत नहीं, आप सभी को पता है। संप्राप्ति भी स्थूलत्व की क्या होती है वो भी पता है, कुशत्व के बारे में भी आपको पता है। मेरा प्रश्न यह है कि इसी अध्याय में वो क्यों बताते हैं ये सब डिसीजेस, जेनेटिक म्यूटेशन बोलने के बाद, जेनेटिक प्रॉब्लम बोलने के बाद, आखिर वो बोलते हैं आप आ जाइए फिर से इन सभी के मैनेजमेंट में ओबेसिटी और माल न्यूट्रिशन इसमें आना ही चाहिए। अति स्थूल अति कार्श, इसमें बताते हैं चक्रपाणी की जो टीका है उसमें तो उन्होंने और भी ये कुब्ज और पंगु जो बताते हैं ना, वो भी अनडिजायरेबल ऐसा समझो, ऐसा उन्होंने चक्रपाणी ने कहा है। सुश्रुत ने क्या कहा था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है,
रस निमित्त एव स्थौल्यम कार्शम। रस धातु ही स्थूलता में और कृशता में अच्छा रहना जरूरी है, रसाग्नि का विचार करना जरूरी है। ये छोड़कर आप ओबेसिटी की और कृशत्व की ट्रीटमेंट अच्छी तरह से नहीं दे सकते। देखो, वैदिक क्षमता तो बढ़ाना है इन लोगों का, ओबेसिटी है उसमें आगे हार्ट जैसा कॉम्प्लिकेशन नहीं होना चाहिए, डायबिटीज नहीं होना चाहिए वगैरह जो सब पता है। पहले रस ठीक किया है कि नहीं, इसके ऊपर देना चाहिए। इतना नहीं, ग्रंथकार क्या बोलते हैं, तत्रास्ति स्थूल कृशम यो भूया एवापर निंदिता विशेषा भवंती। ये सब हम बता रहे हैं अति निंदित पुरुष वगैरह, लेकिन उसमें अति स्थूल अति कृश ये विशेष प्रकार के निंदित है। एवापर निंदिता विशेषा भवंती बोल रहे हैं। और जो उसमें आगे जो आप पढ़ेंगे ये अध्याय, तो आपको सभी को समझ में आ जाएगा कि अति स्थूल से तावत आयुष्यो ह्रास जवोपराध कृच्छ व्यवहायता दौर्बल्य दुर्गंध वगैरह जो बताए ना सब कॉम्प्लिकेशन कि दुर्गंध कैसा आता है, अति क्षुधा कैसी लगती है, कृच्छ व्यवहायता है, जवोपराध, 8 टाइप ऑफ कॉम्प्लिकेशन वो बता रहे हैं। यहाँ भी 8 कॉम्प्लिकेशन बता रहे हैं। और जो अति कृश है उनको भी प्लीहा, कास, श्वास, गुल्म, अर्श, उदर और ग्रहणी, वहाँ भी कुछ ना कुछ 8 प्रकार के डिसीजेस वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ा सा कुछ ना कुछ तो सोचना पड़ेगा। इसलिए इस वैदिक क्षमत्व बढ़ाने के लिए और उनकी ट्रीटमेंट क्या है, हेतु क्या है, कारण स्थूलत्व के वो अध्याय में बताया, वो आपको पता है। ये आहार कैसा होता है वगैरह, उसके वो ऊपर मैं बात नहीं कर रहा हूँ। मैं वैदिक क्षमत के ऊपर उनका निर्णय के लिए कुछ ना कुछ सूत्र कौन सा यूज कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि स्थूलत्व और कृशत्व के ट्रीटमेंट में इसी अध्याय में और बाकी भी अन्य स्थानों में हमें ऐसा मिलता है कि क्या बताते, कैसी उनकी मैनेजमेंट रहनी चाहिए। गुरु चा तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, वैदिक क्षमत्व, आपके पास ओबेसिटी के पेशेंट आते होंगे, जरूरत से ज़्यादा ओबेसिटी है, कम नहीं हो रही है, ठीक है, उनको जो वेट कम करने के लिए चिकित्सा देनी है वो जरूर दे दीजिए। लेकिन उसमें ये जी इम्यूनिटी अच्छे रहना, दूसरे डिसीज में कन्वर्ट नहीं होना, ये भी करना चाहते हैं, तो उनका डाइट, ओबेसिटी में डाइट कैसा रहना चाहिए, गुरु डाइट रहना चाहिए और अपतर्पण करने वाला रहना चाहिए। फास्टिंग थेरेपी यूज करते हैं, ये मत खाओ, उपवास करो, यहाँ से लेकर लो कैलोरी डाइट करके थोड़ा थोड़ा खाते हैं, सूप लेते हैं, इतना करते हैं। लेकिन चरका क्या होता है, अरे ऐसा नहीं है, मेदो रोग में जरूरत से ज़्यादा मेद बढ़ रहा है, तो उनको गुरु आहार देना चाहिए। लेकिन वो अपतर्पण करने वाला कैसा रहेगा, इसका आप जरा मैनेजमेंट करो तो जरा, क्योंकि उनको खाने को ही नहीं दिया तो भूख तो बढ़ने वाली है। संप्राप्ति आपको पता है मेद की क्या संप्राप्ति है, कैसा अग्नि बढ़ता जाता है। और कुछ नरिशमेंट नहीं दिया तो वात दोष बढ़ने वाला है, और वहाँ मेद, अग्नि और वात ये तीनों भी बिगड़ गए तो वात भी बढ़ जाएगा। इसलिए फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को सलाद देना, ये देना है, तो वो भी थोड़ा सा गुरु आहार कैसा सलाद का रहेगा, लेकिन वो अपतर्पण करने वाला रहना चाहिए। इसमें क्या है, जैसा चावल पकाते समय उसमें अलग अलग प्रकार की औषधीय द्रव्य डाल के उसको पकाना है चावल को, और वो गुरु भी हो जाएगा और अपतर्पण भी करेगा, ऐसा उसको सिद्ध करना चाहिए। ये जो रोटी है महाराष्ट्र में बनाते हैं, वैसे भाकरी जैसे बड़े, उसमें भी भ्रष्ट धान्य योग का प्रयोग करना है, उसमें भी जवस जैसा उसमें एडिशन करना है। ये मैनेजमेंट जो हम भूल गए, गुरु और अपतर्पण, ये कॉम्बिनेशन ओबेसिटी में। और जो कृश है, अति कृश है, उनको नरिशमेंट देना है, तो उनको हम बहुत बड़ा ये खाओ पौष्टिक खाओ बार बार करने रहता है। चरकाचार्य बताता है ऐसा नहीं, कृशानाम ब्रुवणार्थम च लघु संतर्पणम चयत, लघु और संतर्पण ऐसा किया तो ही ये अति कृश वाले धीरे धीरे उसमें से ठीक हो जाएंगे। तो ये जो अलग अलग प्रकार के सूप देना है, यानी खरजूर आदि मंथ दे दिया, ये मंडप या विलेपी जो हम बताते हैं वो भी थोड़ा सा संतर्पण करने वाला कैसा होगा, लाजा मंडप से लेकर इससे शुरुआत होनी चाहिए ये कृशत्व की। ये सब उनके इम्यूनिटी बूस्टर्स है, ये शुरुआत की ट्रीटमेंट है। लाजा मंडप, शतावरी देना तो शतावरी का सूप देना चाहिए थोड़ी क्वांटिटी में, उसमें घी और जीरा का तड़का लगा, क्या ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या, कोकम का सूप देना चाहिए। ये कुछ लोगों को पानी पीते समय भी, हमारे एक वैद्य थे सीनियर, वो बता रहे थे कि जैसा पूजा पाठ करते समय हम आचमन करते हैं ना, वैसा आचमन करके ऐसा थोड़ा सा शीतकाली प्रणाम जैसा करके तीर्थ लेते हैं, भगवान का तीर्थ लेते हैं, वैसा पानी पीने की आदत इन लोगों को रखना चाहिए। ठिबक सिंचन पद्धति, धीरे धीरे बार बार संतर्पण, लघु संतर्पण ऐसा कर सकते हैं क्या, इसके बारे में सोचना जरूरी है।
और इसी ये मैंने एक 2-3 बातें खाली इसलिए बता दी। और ये ओबेसिटी के जो कॉम्प्लिकेशन है, कुष्ठत्व के जो कॉम्प्लिकेशन है, वो तो पूरे दुनिया को पता है और उसके ऊपर कम हो रहा है। और ये पहले के जो निंदित पुरुष बनने के बाद भी फिर बार बार ये ओबेसिटी के ऊपर, मेद के ऊपर, वृक्क के ऊपर, इंसुलिन के ऊपर हम कैसे बाद में आना पड़ता है। ये जीन म्यूटेशन भी क्यों हो रहा है, हेरिडिटरी क्यों हो रहा है, उसके लिए भी ये स्थूलत्व कृशत्व का विचार आता है। गर्भिणी व्यापद नहीं होना चाहिए, गर्भ व्यापद नहीं होना चाहिए, इसके लिए भी गर्भिणी मैनेजमेंट में भी स्थूलत्व कृशत्व का विचार किया है। ये प्रपोर्शन, सममांस, समसंहनन, इसके ऊपर ज़्यादा फोकस करो। ये इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है, ऐसा इस अध्याय का मुझे गर्भितार्थ लगता है। और इसके अध्याय में आगे उन्होंने निद्रा का वर्णन करके दिया है। निद्रा के प्रकार, निद्रा का कैसा आयुष्य के लिए जरूरी है, इम्यून सिस्टम अच्छे रखने के लिए निद्रा का जरूरत है, वो भी दिया है। इसलिए अंत में मैं इतना कहूँगा कि अभी हम कुछ ना कुछ तो इसमें से जैसे बोलते हैं क्या, टेक होम मैसेज के हिसाब से हम क्या करेंगे। ये जो एक घंटे से हम बात कर रहे थे, उसमें सबसे पहली बात है कि जो अध्याय 21 है चरक संहिता सूत्रस्थान का, वो एक प्रकार का हार्मोन्स, एंडोक्राइनल का मिलता जुलता जो अध्याय है। इसलिए सबसे पहले थोड़ा सा हार्मोन्स क्या रहते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम कैसी रहती है, पिट्यूटरी ग्रंथि का कार्य क्या रहता है, इसका पूरा अच्छी तरह से अभ्यास करके उसके डिसीजेस पढ़ने के बाद ये अध्याय हमने पढ़ लिया तो हमें ये अति निंदित क्यों बताया होगा, इसका उत्तर मिलता है। दूसरा, मॉडर्न इम्यूनिटी के अनेक प्रकार रहते हैं, डिसीजेस बता रहते हैं कि जो सब हम पढ़ने के बाद अष्ट निंदित का महत्व स्पष्ट करते हैं। और ये अष्ट निंदित के प्रत्येक प्रकार में जो जो कॉम्प्लिकेशन हो रहे हैं, तो उस कॉम्प्लिकेशन को पढ़ने के बाद दोष, दुष्य समूर्छना, दोष स्थान, कौन सा दुष्य इन्वॉल्व है, संप्राप्ति क्या होगी, ये जब विचार हमारे मन में आते हैं तो हम उनकी लाइफस्टाइल मैनेजमेंट में कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं। ये जीन म्यूटेशन के कारण हो रहे एंडोक्राइन है, आधुनिक शास्त्र भी कह रहा है, इन सब का कारण अज्ञात है। और चरकाचार्य जो बताते हैं कि ये विकृत बीज के पीछे भी स्थूल और कृशता का कारण है, और हमें विशेष फोकस तो ओबेसिटी और कृशता पर करना है। ये लंघन ब्रूहण का जो विचार है उसके बारे में अभी हमने बात की थी। और ये जी पंचकर्म करना हो इनकी इम्यूनिटी अच्छी करने के लिए, ये जी कोई रेयर पेशेंट होगा फिर भी उनको कुछ ठीक करने के लिए या उनके सपोर्ट ग्रुप में जाकर उनको कुछ हेल्प करने के लिए मुझे करना हो, तो उनके पंचकर्म थोड़े से अलग प्रकार के होने चाहिए। जो रूटीन पंचकर्म है वैसा हम उनका नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी वनस्पतियाँ जो रहती है, ये उनके रोज के आहार में हम कैसा ला सकते हैं, ये वैदिक क्षमत्व के बारे में, ये अष्टोनिंदित के बारे में हम कह सकते हैं। और आखिर में मैं इतना बताऊंगा कि पूरे दुनिया में, भारत में इनके केसेस तो थोड़े कम है, कुछ ग्रामीण इलाकों में उनके केसेस ज़्यादा भी रहेंगे, लेकिन हमारे यहाँ भी पेशेंट तो बहुत कम आते हैं। लेकिन पूरे दुनिया में यह अति दीर्घ डॉर्फिज्म है, यहाँ से लेकर अति कृष्ण, अति गौरव, ये समस्या अलग अलग स्थानों में अलग अलग प्रकार से बढ़ती है। उनके जो सपोर्ट ग्रुप है, उन सपोर्ट ग्रुप में जैसे जेनेटिक काउंसलर वगैरह वगैरह वो सब कर रहे हैं। मेरे मन में विचार आया कि वहाँ आयुर्वेदिक काउंसलर क्यों नहीं जा सकता। आयुर्वेद शास्त्र इन लोगों के सपोर्ट ग्रुप में जाके, ये पूरे दुनिया में, इंग्लैंड में क्या चल रहा है, यूएस में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है, वहाँ जो सपोर्ट ग्रुप है, ऐसे कुछ पेशेंट्स की संख्या कम है लेकिन उनके जो ऑनलाइन ग्रुप रहते हैं, वहाँ ये जी आयुर्वेद शास्त्र का योगदान कुछ देना होगा। तो हम क्या दूरी से ट्रीटमेंट तो नहीं दे सकते, पंचकर्म तो नहीं करा सकते, लेकिन ये जो लाइफस्टाइल मैनेजमेंट है उसके ऊपर ध्यान देके उनका वैदिक क्षमत्व बढ़ाना और उनके आगे होने वाले कॉम्प्लिकेशन कम करना, इसके लिए आयुर्वेद शास्त्र का पूरे विश्व को अच्छी तरह से योगदान रहेगा, ऐसा मुझे लग रहा है। मुझे ऐसा लगता है समय बहुत हो गया है, थोड़ा सा एक अलग प्रकार का विचार और थोड़ा सा हाइपोथेसिस, थोड़ा सा इंटीग्रेटेड स्टडी, और हम क्या कर सकते हैं इम्यूनिटी के हिसाब से अष्ट निंदित पुरुष में, इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा फोकस करने की कोशिश की थी। आयुर्वेद व्यासपीठ मुंबई शाखा दैनंदिनी के इस उपक्रम में थोड़ी चर्चा करने के लिए मुझे आमंत्रित किया, इसलिए मैं उनको हार्दिक उनका आभार प्रदर्शित करता हूं और आप सभी को आगे कार्य के लिए हार्दिक शुभेच्छा भी देता हूं। आप सभी का वैदिक क्षमत्व, सभी श्रोतागणों का वैदिक क्षमत्व आगे भी अच्छा रहे, और ये चरक संहिता के अलग अलग प्रकार के अध्याय थोड़ा सा अलग तरीके से पढ़ने की हम कोशिश करेंगे, ऐसा शुभेच्छा देके यहाँ अभी मैं विराम करता हूँ, मेरे 2 शब्द यहाँ खत्म करता हूँ। धन्यवाद।